हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जिस तरह के हालात इस दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में जो सांप्रदायिक दंगे जिसे कहा जा रहा है, कुछ लोग इसको प्लान्ड दंगे भी कहा जा रहा है और कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से भी अब कहना शुरू किया है कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक दंगा था। ये अलग अलग परसेप्शन इसमें बन रहे हैं, लेकिन इस बीच में उधर उत्तर प्रदेश में भी जो प्रोटेस्टर्स के होर्डिंग्स लगाए गए थे, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। तो इस किस्म के ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। आने वाले वक्त में इनका ज़रूर असर होगा आने वाले दिनों के वाक़यात में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वदूद साजिद साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानून की खबरों पर ख़ास नज़र रखते हैं। इसके अलावा भी आपकी नज़र रहती है पूरे देश के हालात पर। वदूद साजिद साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि अभी क्या सूरत हाल है। जो नॉर्थ ईस्ट में फसादात हुए, 53 लोग कंफर्म हो चुके, 53 लोगों के मारे जाने का, अब क्या सूरत हाल है कानूनी तौर पर, कहाँ चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, ऐसा है काज़मी साहब के हमने अपनी 30-35 साल की जर्नलिस्टिक लाइफ में बहुत से फसाद देखे हैं और बीजेपी के आने से पहले तक एक सर्वे हुआ है, जमीयत उलमा ने किया था। 67,500 फसादात हो चुके थे और उनमें से 23,500 राइट्स 1984 के एंटी सिख राइट के बराबर के थे। ग्रेविटी उनकी इतनी थी। तो हम तो बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन अब जो चीज़ें नई चीज़ें देखने में आ रही हैं वो बहुत ही तकलीफदेह हैं और बड़ी हैरत अंगेज़ हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर मुल्क हमारा किधर जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 फरवरी 2020 की रात को जो दंगे ईस्ट दिल्ली में शुरू हुए थे, अगले ही दिन स्टेट होम मिनिस्टर हैं कृष्णा रेड्डी, उन्होंने कहा था कि ये जो दंगे हैं ये बहुत ही प्लान वे में हुए हैं। अब किसकी तरफ उनका इशारा था नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल एक मिनिस्टर ने ये यानी गवर्नमेंट ने मान लिया था कि इनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और ये तैयारी के साथ हुए हैं। लेकिन अगले ही दिन हमारे होम मिनिस्टर ने, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं जिनके पास सारा चार्ज है, अमित शाह, उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्पॉन्टेनियस अचानक हुए हैं, तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी। उसके बाद लेकिन 11 मार्च को जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई है इस पर, जो बहुत देर के बाद डिबेट हुई और अपोजिशन पार्टीज होली से पहले डिबेट करना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा होली के बाद करेंगे। तो उसमें डिबेट में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इसको फिर दोबारा कहा है कि राइट्स ए प्लॉट, ये तो एक मनसूबाबंद साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी दंगा की, और उन्होंने ये बताया कि 300 लोग यूपी से आए थे। तो ये अंदेशा तो बहुत से लोग जाहिर करते रहे हैं और ये शक और ये कि यूपी से लोग आए थे, और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यूपी सरकार ने भेजे थे। जी। और 2 स्कूलों में 2000 लोग आकर के रहे थे, ऐसी भी 2 स्कूलों में आकर ठहरे थे और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम था। और ये भी अब इत्तला आ रही है कि 30-30 हज़ार रुपये का वादा करके कि पर डे 30,000 रुपये देंगे, लाए गए थे। खैर, चूँकि हमारे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है तो उस सिलसिले में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर ने कही है कि 300 लोग यूपी से आए थे, मनसूबाबंद फसाद था। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, 25 फरवरी वाला या 11 मार्च वाला जो पार्लियामेंट में आपने दिया? इसके अलावा एक बहुत ही नई बात हुई है, वो बहुत तकलीफदेह है और हमें नहीं मालूम कि उस पर मुल्क को क्या करना चाहिए, लेकिन जुडिशरी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको ज़रूर कुछ करना चाहिए। मेरा इशारा ये है कि जो हमारी मेंबर पार्लियामेंट हैं नई दिल्ली से, मीनाक्षी लेखी, वो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसका मतलब ये कि जिम्मेदार हैं और उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं। पार्लियामेंट में एक बात कही जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। पार्लियामेंट में उन्होंने बहस में हिस्सा लेते हुए, बल्कि सरकार की तरफ से उन्होंने ही पक्ष रखा कि फसाद वाले दिन या दंगा वाले दिनों में होम मिनिस्टर हमारे क्या करते रहे। हमारी अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि होम मिनिस्टर ने फसाद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, 3 दिन तक दंगा होता रहा, उनका कोई बयान नहीं आया। तो मीनाक्षी लेखी ने कहा कि नहीं, वो
दंगा के दिन ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, यानी कि दंगा पे नजर रखे हुए थे। तो होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने 36 घंटों में काबू पा लिया। जी। लेकिन अपोजिशन का इल्ज़ाम है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं संजय सिंह राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि नहीं 36 घंटे नहीं बल्कि 72 घंटे उससे भी ज़्यादा तक राइट चलता रहा। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि 28 फरवरी तक, यानी 23 फरवरी को शुरू हुआ, 28 फरवरी तक दंगा जारी रहा। और इसका एक सबूत भी है कि 27 फरवरी को शिव विहार का एक रहने वाला बाशिंदा जमालुद्दीन अपने घर को देखने के लिए जाता है कि अब तो सब कुछ शांत हो गया। होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, पुलिस भी कह रही है, लेकिन उसको मार दिया गया। उसका नाम पूछकर उसको घर नहीं जाने दिया गया आपने। मीनाक्षी लेखी मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बहस में हिस्सा लेते हुए बहुत ही अजीब बातें कही। उनमें से एक ये थी कि उन्होंने जजों पे हमला किया, नाम नहीं लिया, उन्होंने खुद कहा कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन चूंकि बात चल रही थी इसकी कि पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए गए या ओरल ऑब्जर्वेशन यानी ज़बानी बात कही गई, तो वो जस्टिस मुरलीधर ने कही थी। और जस्टिस मुरलीधर ही थे जिन्होंने रात के 12:30 बजे अपने घर पे सुनवाई करके और ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने की हिदायत दी कि उन्हें सुरक्षित तौर पे ले जाया जाए, चूँकि छोटे अस्पतालों से ज़ख्मियों को बड़े अस्पतालों तक ले जाने की नहीं दिया जा रहा था। तो जस्टिस मुरलीधर ने ही ये ऑर्डर दिया। फिर अगले दिन जस्टिस मुरलीधर ने पूरे दिन सुनवाई की और पुलिस को बहुत सख्त लताड़ लगाई और कहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। और अगले दिन पुलिस को ये रिपोर्ट लेकर आने को कहा कि आपने कपिल मिश्रा जो बीजेपी के हैं, अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के वजीर हैं, इनकी हेट स्पीचेस पर आपने क्या कार्रवाई की। और पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि आप ये हेट स्पीचेस सुनिए जो जस्टिस मुरलीधर ने कोर्ट में सुनवाई, कहा कि ये स्पीचेस सुनिए और बताइए कि क्या ये इस लायक नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्हीं का जिक्र था, लेकिन उसी रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मीनाक्षी लेखी लाजमी तौर पर उन्हीं के खिलाफ बोल रही थी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आईबी की रिपोर्ट, कुछ जजों के खिलाफ जो आईबी की रिपोर्ट है वो अब पब्लिक कर देनी चाहिए। अब ये देखिए क्या क्या ये निकाल के लाया जा रहा है। जस्टिस मुरलीधर जैसे ईमानदार नेक इंसान कि जिनके फेयरवेल पे पूरा हाई कोर्ट का जो हॉल है, वो 3 मंजिला हॉल है, वो भरा हुआ था। तो खैर इस पर तो मैं जुडिशरी से हम दरख्वास्त करेंगे पूरे भारत की तरफ से, पूरी जर्नलिस्टिक बिरादरी की तरफ से कि हमारी जुडिशरी इसका संज्ञान ले, सो मोटो ले कि उसकी बदनामी पार्लियामेंट में हो रही है। जी, ये बहुत ही खतरनाक रुझान है जी कि पॉलिटिशियंस जिन पे अक्सर इल्ज़ामात नहीं, इल्ज़ामात का ढेर होता है, अलग अलग किस्म के करप्शन और मुख्तलिफ, वो जजों के बारे में इस तरह से कहें, ये बहरहाल जुडिशरी के लिए और डेमोक्रेसी में जुडिशरी के लिए बहुत ही, यानी जिन्होंने हेट स्पीचेस दी उनका बचाव करके और ऐसे एक नेक ईमानदार जस्टिस के ऊपर भयानक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और अगर ये इल्ज़ाम इसमें कोई दम है तो इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल अब मैं आता हूँ यहाँ कि देखिए गिरफ्तारियाँ एक तरफा तौर पे हो रही हैं, अपोजिशन का इल्ज़ाम है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है और जो एक विक्टिम पार्टी है और विक्टिम सेक्शन है वो भी इल्ज़ाम लगा रहा है। गिरफ्तारियाँ एक तरफा हो रही हैं, उसका कुछ सबूत भी मिलता है। अंकित शर्मा जो आईबी अफसर थे उनका कत्ल हुआ था, बहरहाल ये बहुत तकलीफदेह बात थी। रतन लाल जो हेड कांस्टेबल थे उनका कत्ल हुआ था, हमें इस पर भी बहुत अफसोस है। लेकिन इन दोनों के मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और 7-7 दिन की रिमांड दी जा रही है पुलिस को, कोर्ट से इनको 7-7 दिन के लिए दिया जा रहा है। इसमें आप आम आदमी पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन भी है और ताहिर हुसैन पर हमें हैरत है कि अब ईडी ने भी ताहिर हुसैन पे मुकदमा कर दिया है। जी। सवाल ये है कि ये अचानक तो नहीं हुआ, रातों रात तो नहीं हुआ। ईडी यानी कि माली लेन देन का मामला होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत दिनों से कर रहा होगा। तो आप अचानक आपको ख्याल आया, पहले आपने क्यों नहीं दबोचा? काश पहले आपने पकड़ लिया होता तो शायद आपके ही कहने के मुताबिक अंकित शर्मा बच गए होते। अगर अंकित शर्मा का कत्ल ताहिर हुसैन ने ही किया है तो ये इतनी उस पर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए हैं ताहिर हुसैन पर, लेकिन जो 53 कत्ल हुए हैं इसमें कोई भी ज़्यादा और कम हुआ हो,
भारतीय हिंदुस्तानी कत्ल हुआ है। बिल्कुल। तो आपने उनके कातिलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या पकड़ा? ताहिर हुसैन पे आप मुकदमों पे मुकदमे करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रिलीफ कैंपों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब किसकी हो रही हैं ये आप खुद पता लगाइए। हम हिंदू मुस्लिम करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक 85 साल की औरत थी, उसका नाम मैं अभी बताता हूँ, शायद उसका नाम आसिमा भी था। तो उसके कातिल को भी पकड़ा है, राकेश और कुछ इसी तरह का नाम है। 2 भाई पकड़े गए हैं, लेकिन उनको 2 दिन की रिमांड दी है जज साहब ने। तो ये बहुत सी चीज़ें कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है। रंधावा साहब जो दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि 53 लोग टोटल मरे हैं। 28 फरवरी तक जबकि फसाद चलता रहा, 712 FIR हुई है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये FIR एकतरफा हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अपोजिशन मांग कर रही है कि जिनके खिलाफ FIR हुई है उनके नाम आप पब्लिक करिए। उनके नाम पब्लिक नहीं किए जा रहे, पता चल जाएगा कि एकतरफा FIR हो रही है। और 200 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और 5000 से ज़्यादा डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। मुझे FIR पे याद आया कि दिल्ली पुलिस की 4 FIR की जांच पड़ताल की है इंडियन एक्सप्रेस ने, और उनमें यानी 4 बड़ी जगहों पर, शिव विहार, गोकुलपुरी और करदमपुरी और एक और जगह, इनमें 23 फरवरी और 24 फरवरी की FIR हैं जो पुलिस ने आज खुद की हैं। उनमें पुलिस क्या बता रही है, मतलब हंसी आती है। पुलिस कह रही है कि साहब हम बहुत कम थे और भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए हम तो भाग गए थे, छिप गए थे। और पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास खूब 100 नंबर पे कॉल आ रही थी। ये 100 नंबर वाली पुलिस थी। सवाल ये है कि आपके पास कॉल आ रही थी और आप कम पड़ गए थे और आपने जान बचाई छुपकर, तो आपने अपने सुपीरियर को इत्तला दी या नहीं दी? आपकी सुपीरियर और फोर्सेस भेजती, इन्फोर्समेंट आती। ऐसे हालत में तो ऐसी हालत में स्टैंड बाई भी रहती है पुलिस। डोनाल्ड ट्रम्प वो आए हुए हैं, तो ऐसे मौके पे तो दिल्ली में फोर्स बहुत होगी, तो आपको फोर्स मंगानी चाहिए थी। आप तनहा रह गए और आप छिप गए। उसके बावजूद सारी चीजें आप देख भी रहे हैं कि एक भीड़ आ रही है, दूसरी भीड़ जा रही है, आग लगा रही है। तो ये बहुत ही मतलब पुरस्कार, मज़ाक़-ए-ख़ेज़ और हास्यास्पद बात है कि इस तरह की FIR आप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखिए, आप एक FIR में तो आप बता रहे हैं कि हम पहचान सकते हैं लोगों को, जहां ताहिर हुसैन जैसे लोग इन्वॉल्व हैं वहां तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को पहचान सकते हैं, और जहां दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं वहां आप कह रहे हैं कि हमें कोई वो नहीं मिला, गवाह। यानी दूसरों का केस कमजोर करने के लिए आपको गवाह नहीं मिला, और ताहिर हुसैन जैसे लोगों को का केस मजबूत करने के लिए आपको गवाह भी मिल गए, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम जो है पहचान सकते हैं। जी। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ, मुझे एक दूसरा इशू भी कवर करना है। यूपी में जो होर्डिंग लगे थे वो लगे हुए हैं, वो कितने दिन हो गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच जो प्रोटेस्टर्स थे जिनके खिलाफ लगाए गए थे, और वो प्रोटेस्टर 77 साल के भी हैं। जी। SR दारापुरी जो हिंदू हैं, और वो IG रह चुके हैं, और वो इतने ज़ईफ हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मारधाड़ की, फसाद किया, तोड़फोड़ की, और 63 लाख रुपए का नोटिस है उनको कि आप 63 लाख रुपए जमा कीजिए। और इसी तरह सदफ जाफर हैं, एक 76 साल के भी हैं, और मौलाना कल्बे सादिक के बेटे पर भी इल्ज़ाम है। उनका एक फ़ोटो इंटरनेट से उठाकर उसमें एक 1 साल की 3 साल की बच्ची है, पहली क्लास की, उसका भी फ़ोटो दे दिया। मतलब कहाँ है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? आखिर क्या कर रहा है? ये एक बच्चे का भी फोटो लगा हुआ है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो यानी उसका अकेले बच्चे का अलग से एक फोटो लगा? नहीं, अलग से नहीं, चूंकि वो उनके कल्बे सादिक के बेटे के साथ खड़ी है। जी। स्कूल का एक फंक्शन है, जी, उसका फोटो इंटरनेट से लेके लगा दिया। बच्चे तक का फोटो अलग करने की जहमत नहीं की। तो इलाहाबाद चीफ जस्टिस की जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच, उसको हम सलाम करते हैं। उन्होंने सो मोटू नोटिस लिया, और यूपी गवर्नमेंट को 2 मरतबा 2 दिन तक बहस हुई, और 14 पेज का उन्होंने फैसला दिया। फैसला बहुत शानदार है, उसको पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि शेमलेस डिपिक्शन किया गया है आपने अपने शहरियों का, और अभी इन पर केस साबित नहीं हुआ।
यानी बेशर्मी से आपने ये बेशर्मी से आपने ये किया, तो ये आप फौरन हटाइए और 16 मार्च तक सरकार के लिए भी शर्म की बात है ये भी कहा, और 16 मार्च तक रिपोर्ट दीजिए कि आपने ये हटा दिए नहीं। तो उसी वक्त हुकूमत ने अपना इरादा जाहिर कर दिया था कि हम नहीं हटाएंगे पोस्टर और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है 2 रुकनी बेंच की, दो जज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में तो ये कहा कि आपने किस कानून के तहत ये बोर्ड होर्डिंग्स लगाए हैं, आप कोई कानून नहीं है, ये मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने यूके सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पेश किया कि साहब इसी तरह के एक ऑर्डर में ये है, तो लिहाजा आप इस पर स्टे दीजिए। तो स्टे तो नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक लार्जर बेंच को भेज दिया। तो मुश्ताक अहमद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील, उन्होंने ये कहा कि कोई ग्राउंड नहीं बनता। जब 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट को ये इत्मीनान हो गया कि कोई कानून नहीं था जिसके तहत ये काम किया, तो आपने उसी पर फैसला होना था और ये कहा जाना चाहिए था कि आप हटाइए होर्डिंग्स और वापस जाइए हाई कोर्ट और जाकर कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। लेकिन यहाँ कमाल की खामोशी है। तो मुश्ताक अहमद एडवोकेट कहते हैं कि ये सरासर इल्लीगल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच के लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ फौरन उनको कहना चाहिए था ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे लार्जर बेंच को भेजा जाता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि कोई लॉ नहीं है जिसके तहत यूपी गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर मिलती हो कि जो होर्डिंग्स लगाए इन लोगों की, जिनका अभी केस भी साबित नहीं हुआ। तो बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सलाम करते हैं कि उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, ज़मीर जिंदा है अभी कुछ लोगों का, ये काबिल तारीफ बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल हमें अफसोस हुआ कि उसने ऐसा फैसला किया। मुश्ताक अहमद एडवोकेट की ये भी राय है कि कोई स्टे नहीं है, लिहाजा यूपी गवर्नमेंट पाबंद है कि इस होर्डिंग हटाए और 16 मार्च को कंप्लायंस रिपोर्ट जाकर पेश करे। लेकिन उनका कहना यह है कि बेशर्मी के साथ यूपी गवर्नमेंट ये कह सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और उसने मामला लार्जर बेंच को दे दिया है, तो जब तक वो लार्जर बेंच ना सुन ले तब तक हम होर्डिंग हटाने के पाबंद नहीं हैं। जी, तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जुडिशरी में भी, और सियासी लोग किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं इस पूरे सिस्टम पर। ये बहुत ही गैर मामूली हालात हैं मुल्क के। इन हालात को कैसे सुधारा जाएगा, कैसे बेहतर हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो देश से मोहब्बत करते हैं, जो देश को एक साथ देखना चाहते हैं, जो इत्तेहाद के साथ सभी मज़हबों के लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर इस सब पर बहुत तकलीफ हो रही है। इसी के साथ एक बात कही कि क्या होगा कि सोचना चाहिए, तो यहाँ सबसे ज्यादा सोचने का काम अब जुडिशरी का है। तो हम तो जुडिशरी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उसका अब जुडिशरी पे डायरेक्ट सवाल उठाए जाने लगे। ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। तो ये इस सब के साथ आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसके साथ इस एपिसोड में आपको मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वदूद साजिद साहब का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।